What's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching Economics Easy है। मैं हूं आपका अपना शिवम और आज की क्लास में हम एक रिविजनरी सीरीज लेकर आए हैं। वो भी किसकी जानते हो? एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड अदर रिलेटेड इश्यूज के बारे में। दोस्तों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और कौन सा पूछा जाता है ये मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो हो जाती है आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को टिल एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एम्प्लॉयमेंट को पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो एम्प्लॉयमेंट कौन लेना चाहता है? भाई वो इंसान जो काम करना चाहता है, यानी वर्कर। तो अब आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए, वर्कर कौन होता है? तो कहा जाता है वर्कर एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी लाइवलीहुड को रन करने के लिए कोई ना कोई काम धंधा करता है, फिर चाहे वो अपने लिए करे या दूसरों के लिए करे, उसे बोला जाता है वर्कर। तो वही लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, देखो, इट इज एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न लिविंग। इट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड हायर वर्कर। कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी लाइवलीहुड को रन करने के लिए कोई ना कोई काम धंधा करता हो, फिर चाहे वो अपने लिए करे या दूसरों के लिए करे, उसे वर्कर बोलते हैं। अब बात करते हैं लेबर फोर्स की। लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है? दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं हमारे देश की आबादी 138 करोड़ है, क्या 138 करोड़ लोग काम करना चाहते हैं? द आंसर इज नो। उसमें कई सारे बुजुर्ग लोग होंगे, कई सारे बच्चे होंगे, वो थोड़ी काम करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 50 लाख लोग आउट ऑफ 138 करोड़ 50 लाख पीपल्स वांट टू गेट अ वर्क, वो काम करना चाहते हैं। अब बात अलग है कि उन्हें काम मिलता है या नहीं मिलता, वो एक अलग फैक्टर है। एटलीस्ट हमारे इंडिया में 50 लाख लोग काम करना चाहते हैं, यस, तो उसको बोलते हैं लेबर फोर्स। वो एक अलग मुद्दा है, उसे काम मिलता है नहीं मिलता। अगर काम मिल जाता है तो एम्प्लॉयड है, काम नहीं मिलता तो अनएम्प्लॉयड है। समझ आई बात? तो देखो लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है? ऑल दोज प्रपोर्शन ऑफ द पर्सन हु आर विलिंग एंड एबल टू डू वर्क आर अवेलेबल फॉर वर्क, और वो काम के लिए अवेलेबल भी है, उसको बोलते हैं लेबर फोर्स। अब लेबर फोर्स में वर्किंग पर्सन आते हैं जिनको काम मिल गया, और अवेलेबल पर्सन जिनको अभी काम नहीं मिला बट हाँ वो अवेलेबल हैं। जैसे आपने देखा होगा लेबर चौक पे कई सारे लेबर सुबह सुबह बैठ जाते हैं आके, तो वो क्या करते हैं, अब जितने लोगों को ठेकेदार को जरूरत होती है लेबरों की बोले जाते हैं, और जिनको जरूरत नहीं होती वो वहीं खड़े रहते हैं। अब एक बात दिमाग से सोचो अपने कि जिन लोगों को काम मिल जाता है वो वर्किंग हुए, जिनको नहीं मिलता वो अवेलेबल हैं बट उन्हें काम अभी मिला नहीं है। कुल मिला के काम करने के लिए कितने लोग थे, उन पूरी संख्याओं को बोलते हैं लेबर फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं वर्क फोर्स की। दोस्तों वर्क फोर्स को वर्किंग पर्सन बोलते हैं, मतलब जिन लोगों को काम मिल जाता है। अब मैं थोड़ा ना एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप मेरे एग्जांपल को ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। 138 करोड़ की आबादी में हमारे यहां पर लेबर की सप्लाई मान लो 1 करोड़ है। कितनी है? 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ लोग काम करना चाहते हैं। अब उन 1 करोड़ में से 80 लाख लोगों को काम मिल जाता है, तो जिन लोगों को काम मिल जाता है दैट इज कॉल्ड वर्क फोर्स। ठीक है, और जिनको काम नहीं मिलता वो भी अवेलेबल है। अगर हम वर्क फोर्स और अवेलेबल लोगों को जोड़ दें तो निकल के आता है लेबर फोर्स। तो वही ऊपर देखो फॉर्मूले में लिखा हुआ, लेबर फोर्स का मतलब होता है वर्किंग पर्सन प्लस अवेलेबल पर्सन, और वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है कि जिन लोगों को एक्चुअली में एम्प्लॉयमेंट मिल गई है उनको बोलते हैं वर्क फोर्स। अब एक हमारे पास एक छोटा सा ना क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 1 नंबर का आ सकता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है लेबर फोर्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग जो हैं वो अवेलेबल हैं काम करने के लिए, उसका जो प्रपोर्शन होता है उसी को बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम अपनी इंडिया का डेटा देखते हैं कि हमारे यहां पर वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो के साथ क्या चलता है। सबसे पहला पॉइंट है, इट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में से ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे यहां पर जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। नंबर 2, हायर द रेशियो इंडिकेट गुड इंडिकेटर। जिस कंट्री के लोग जितने ज्यादा स्किल्ड होते हैं उनको उतना ही ज्यादा काम मिलता है और वो हमेशा अवेलेबल भी होता है, तो उस कंट्री का जो जीडीपी है वो भी बढ़ता है। लेट सपोज मैं चाइना की बात करता हूं। दोस्तों अभी हम चाइना के वुहान शहर कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहे हैं, उसके मतलब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो चाइना के अंदर क्या है कि जितने भी लोग हैं ना भाई साहब बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। वहां का बच्चा भी जो होगा ना मोबाइल रिपेयर करके आपको दे देगा। इसका मतलब क्या है कि वहां का जो लेबर है वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, जिसके चलते वहां पर उनको काम दिए जाते हैं और इतना सारा काम होता है कि इसी वजह से इंडिया आज दूसरे पायदान पे है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आफ्टर चाइना, आफ्टर अमेरिका। तो सोचो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो बहुत ज़्यादा है। जितने लोग वहाँ पर पॉपुलेशन में है उससे मतलब उसमें जो रेशियो वर्किंग पॉपुलेशन का वो कहीं ज़्यादा है। अब हमारे इंडिया में क्या 138 करोड़ लोग हैं, बट उसमें से काम करने के लिए सिर्फ 1 ही करोड़ है। बाकी लोग क्या हैं? बाकी लोग छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं। तो ऐसे में जब वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो कम होती है ना तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। जितना ज़्यादा होता है उतना ही ये अच्छा माना जाता है। थर्ड पॉइंट, एवरी 100 पीपल 38.6 आर वर्कर इन इंडिया। अब आप देख लो कि 100 में से सिर्फ 38 लोग हैं जो
जो काम करना चाहते हैं, फिर उसमें से भी होता है मिले ना मिले वो अलग बात है। द वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो इंडिकेट द स्टेटस वर्कर इन अ सोसाइटी एंड देयर वर्किंग कंडीशन। जितनी ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो अच्छी होती है, ये माना जाता है कि उसका स्टेटस अलग होता है, पता चलता है। अब जानते हो क्या होता है, जब बड़े बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है तो कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री से एक्सपोर्ट करते टाइम या इंपोर्ट करते टाइम ये देखते हैं कि वहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो कितनी है। जिस कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो जितनी ज़्यादा है उसको उतने ही ज़्यादा बड़े लेवल पे ठेके दिए जाते हैं काम को करने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट हो जाता है। नंबर 5, अ वर्कर कॉन्ट्रीब्यूशन द प्रोसेस ऑफ जीडीपी इज बाय रेंडरिंग हिज प्रोडक्टिव एक्टिविटी। वर्कर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमारी जीडीपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इस स्लाइड से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता दूं, इस स्लाइड में आपको सिर्फ लेबर फोर्स और वर्क फोर्स के बारे में पता होना चाहिए और उनके जो फॉर्मूला है वो पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की स्लाइड पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात बोली गई है कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पर एक व्यक्ति काम करने लायक है, काम करना चाहता है और उसे मार्केट प्राइस पे काम मिल जाता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। लेट सपोज कि मैं अभी 18+ हो गया हूँ, ठीक है, तो मैं काम करना चाहता हूँ, मेरा मन है कि मैं काम करूँ, थोड़ा सा पैसा कमाऊँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और काम करने लायक हूँ, कोई शरीर में प्रॉब्लम भी नहीं है, और मुझे मार्केट प्राइस पर मेरी जैसी स्किल का पैसा मुझे मिल जाता है। इट मीन्स मैं क्या कहलाता हूँ, एम्प्लॉयड कहलाता हूँ। वही लिखा हुआ है, अ पर्सन इज एबल टू डू वर्क एंड विलिंग टू डू वर्क एंड गेटिंग द वर्क ऑन द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस। इसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है खुद में एम्प्लॉयड हो जाना, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी खुद का काम धंधा खोलना। एक होता है जो खुद के नहीं खोल पाते लेकिन किसी और के काम धंधे में एज अ सैलरी बेस पर काम करते हैं, जिसे बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। तो ध्यान से सुनो, एम्प्लॉयमेंट आपकी दो टाइप की होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, A worker uses him own resources to make living about 52% of the workforce in India। अब जैसे आप शॉपकीपर देखते हो, बहुत सारे बिजनेसमैन होता है, वो सब क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। वो किसी के अंडर में काम नहीं करते बल्कि खुद अपने लिए काम करते हैं, वो रिसोर्सेज अपने लिए कलेक्ट करते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और दूसरे वो लोग होते हैं जो रिस्क उठाना पसंद नहीं करते, जिनके पास उतनी कैपिटल, उतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वो दूसरों को सपने के सच करने के लिए मेहनत करते हैं, जिसे बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अ वर्कर सेल हिज सर्विसेज इन रिटर्निंग ऑफ गेटिंग वेजेस एंड सैलरीज। एक ऐसा इंसान जो अपनी गुड्स जो अपनी सर्विसेज देता है बदले में सैलरी और वेजेस की अपेक्षा, उसको बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। और हमारे इंडिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो वेज एम्प्लॉयमेंट पर काम करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक एमबीबीएस डॉक्टर ने अपना खुद का क्लिनिक खोला तो वो कहलाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन वही बंदा अगर किसी हॉस्पिटल में डॉक्टरी करता है तो वो कहलाता है वेज एम्प्लॉयमेंट। समझ आई बात। अब वेज एम्प्लॉयमेंट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर। नाम से पता चल रहा है रेगुलर वर्कर वो वर्कर है जो हर मंथली सैलरी बेस पर काम कर रहा है, जिसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बेनिफिट मिल रहे हैं, जैसे पीएफ वगैरह हो गया। ऐसे वर्कर को बोलते हैं रेगुलर वर्कर। आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, रेगुलर वर्कर, वर्कर हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस। ये वो लोग होते हैं जो परमानेंट बेस पर हायर किए जाते हैं एंड ऑल्सो गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, और इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है। सिर्फ 18% लोग ऐसे हैं वर्कफोर्स के जिनको ये सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, किसी भी हॉस्पिटल में, उनको कहा जाता है रेगुलर वर्कर, क्योंकि वो रेगुलर बेस पर काम कर रहे हैं। कुछ होता है दिहाड़ी मजदूर, जैसे मान लो आज मेरे घर में 2 दिन का काम है तो 2 दिन के लिए लेबर ले आया, क्या वो परमानेंट है, नहीं है। ऐसे लेबर को बोलते हैं कैजुअल। मेरे यहाँ इलेक्ट्रीशियन आया, 1 घंटे 2 घंटे का काम था करके चला गया, प्लम्बर आया, एक आधी नल टोटी टाइट करके चला गया, तो ऐसे वर्कर को बोलते हैं कैजुअल वर्कर, जो कि परमानेंट नहीं होते, तो इनका पीएफ या कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इनको नहीं मिलता। वही लिखा हुआ है कैजुअल वर्कर, हु आर कैजुअली इंगेज और नॉट हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस एंड नॉट गेट एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। 30% ऑफ द वर्कफोर्स कौन होते हैं, कैजुअल वर्कर होते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको एम्प्लॉयमेंट समझ आ गया होगा, और एम्प्लॉयमेंट के जो टाइप्स होते हैं जैसे सेल्फ और वेज एम्प्लॉयमेंट, और वेज के अंदर भी रेगुलर और कैजुअल, ये आपको क्लियर हो गया होगा। राइट साइड आते हैं जॉबलेस ग्रोथ। अच्छा, एक बात याद रखना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इकॉनमी में ग्रोथ हो रही है तो इसका हमेशा मतलब ये होगा कि इकॉनमी का हर पर्सन की जो जॉब है वो अच्छी लगी हुई है, नहीं। अगर बात करते हैं चाइना की, कि चाइना का जीडीपी अच्छा है, तो इट डजंट मीन कि चाइना का हर व्यक्ति एम्प्लॉयड है, ये बात याद रखना। कभी कभी ऐसा होता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है लेकिन फिर भी ओवरऑल ग्रोथ पर उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता, और इसी को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। लेट सपोज कि आपके घर में 4 फैमिली मेंबर है, आप, आपकी मम्मी
आपके पापा और आपके भाई, ठीक है। मान लो ये 4 मेंबर है, आपके पापा अर्न करते हैं और आप खुद अर्न करते हो। मान लो आप दोनों अर्न करके 1 लाख रुपए महीने के इकट्ठा कर लेते हो अपनी फैमिली के लिए। बट मान लो पापा का प्रमोशन हो गया और आपको जॉब से फायर यानी बाहर कर दिया गया। तो अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि अभी भी हमारे यहाँ सैलरी 1 लाख की आ रही है, लेकिन रियलिटी क्या है, वो 1 लाख की सिर्फ पापा की सैलरी आ रही है, आपकी अपनी नहीं आ रही है। तो ओवरऑल ग्रोथ तो नजर आ रही है, लेकिन रियलिटी में जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन ऐसी जिसमें जॉब नहीं मिल रही है। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रियलिटी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। दिस इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। वही लिखा हुआ है, व्हेन द इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जब एक इकोनॉमी के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो बढ़ता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उसके अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ती हैं, तो ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। नोट करके सुनो, ड्यूरिंग 1950 से 2010 तक इंडिया का जो जीडीपी है वो पॉजिटिवली ग्रो कर रहा था एंड वाज हायर देन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। जितनी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो रही थी उतना जीडीपी नहीं बढ़ रहा था। लेट सपोज हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो 2% बढ़ी, बट जीडीपी 20% बढ़ा। मतलब जिस रेट से जीडीपी बढ़ा था उस रेट से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही थी। नोट नंबर 2, द डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इन मैनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया हैव ऑलवेज एम्ड टू रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया की हमेशा स्ट्रेटजी होती है कि लोगों को जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी होने की एक लत लगी है ना, इससे दूर किया जा सके। इनको इंडस्ट्रीज की ओर, इनको सर्विसेज की ओर शिफ्ट करें ताकि इकोनॉमी का जीडीपी बढ़े। इस पर भी काम चल रहा है, बट उतना हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि लोग बड़े कायोटिक में होते हैं, कि मतलब डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं कि हम ऐसा करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आजीविका पे इम्पैक्ट पड़े। तो आज भी कई ऐसे किसान हैं जो किसानी छोड़ने से मना ही नहीं करते, ना वो अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चों को भी पीछे ले लेते हैं कि भाई तुम भी किसानी ही करो। तो मतलब ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर की और इनफॉर्मल सेक्टर की। दोस्तों, फॉर्मल सेक्टर वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलती है, जिनके ऊपर हमारे कुछ बनाए हुए एक्ट्स एप्लीकेबल होते हैं, उनको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लो जैसे मेरा एक अपना इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ईजी है। अब एक बात सोचो, हमारे यहाँ पर कोई बहुत बड़ी कोई कंपनी है? तो आंसर इज नो। यहाँ पे अगर मैंने मान लो एक कैमरामैन रखा हुआ है, एक हमारा वीडियो एडिटर है, अगर मैंने इन 2 लोगों को रखा भी हुआ है सैलरी बेस पे, तो इट डजंट मीन कि मैं इनका पीएफ काटता हूँ, बिकॉज हमारा स्केल अभी बहुत छोटा है। हम कोई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है, हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जब तक काम चल रहा है तब तक है, नहीं चलेगा तो बंद कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे सेक्टर जो फुल्ली ऑर्गेनाइज नहीं है वो कहलाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, और जो फुल्ली ऑर्गेनाइज है, बात करते हैं इंफोसिस की। अब हम इंफोसिस कंपनी या एसेंशियल कंपनी या जेनपैक्ट किसी भी कंपनी की बात कर लें, यहाँ पर क्या होता है, बाकायदा आप जाओगे तो आपका टर्म्स एंड कंडीशन होगा, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, आपकी सैलरी फिक्स होगी, इसके बाद आपका इंक्रीमेंट होगा, बाकायदा पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन से आपका पीएफ वगैरह सब कुछ काटा जाएगा। ऐसे सेक्टर को बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। तो अब हम यही डिस्कस करेंगे फॉर्मल सेक्टर क्या होता है और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। देखो, फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, ऑल द पब्लिक एंटरप्राइज एंड प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट विच एम्प्लॉय 10 और मोर हायर्ड वर्कर, यानी कि वो संस्था जो अपने यहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को हायर करती है, ऐसी संस्था के ऊपर जो रूल्स हैं वो लगने शुरू होते हैं, और ऐसी संस्था को बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। जनरली ये 7% है। दे इंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, इनको पीएफ वगैरह पैसा भी मिलता है। अब इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं, ऑल दोज प्राइवेट एंटरप्राइज विच हायर्ड लेस देन 10 वर्कर, जो जैसे हम लोग हैं, हमारे पास सिर्फ कुल मिला के 3 लोग हैं काम करने के लिए, तो हम क्या है, अनऑर्गेनाइज है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ वर्कर 10 से भी कम है। और यहाँ पर जैसे फार्मर हो गया, लेबर हो गया, ऑनर हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया, 90% लोगों की एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल सेक्टर से ही होती है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। इस स्लाइड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रेगुलर और कैजुअल के अंदर डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर एक पर्सन काम करना चाहता है, काम करने लायक है, बट उसे मार्केट प्राइस पर काम नहीं मिला है। लेट सपोज, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लो मैंने अपनी बीकॉम कर रखी है, एमकॉम कर रखी है, एमबीए कर रखी है, सीए कर रखी है और सीएफए भी कर रखा है, ये 5 कोर्स मैंने कर रखे हैं, बट मैं मार्केट में जॉब के लिए आता हूँ, तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई जब मैंने इतने सारे कोर्स कर रखे हैं तो मार्केट में मुझे आराम से 1.5 लाख रुपए महीने की जॉब मिल जानी चाहिए, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर। बाद में तो मेरी एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा हाई हो जाएगी। अगर मुझे 1.5 लाख की जॉब नहीं मिलती है, सिर्फ 80-90 हज़ार की जॉब मिलती है, इट मीन्स मेरी एक्सपेक्टेशन से, मेरी वैल्यू से वो जॉब कम की मिल रही है, तो मैं जॉब नहीं करता। इट मीन्स मैं अपने आप को क्या बना रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट बना रहा हूँ। यानी कि जब एक पर्सन काम करना चाहता है, काम करने लायक है, बट उसे मार्केट प्राइस पे, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ मार्केट प्राइस पर, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आपको पैसे ना मिले, उससे कम मिले, तो भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं ये नहीं कर रहा नहीं मिले, मैं कह रहा हूं मिले और कम मिले तो भी अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे मुझे 80,000 की जॉब मिली है, स्टिल मैं अनएम्प्लॉयड हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे मार्केट प्राइस पे काम नहीं मिल रहा है। तो वही लिखा हुआ है
इट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू डू वर्क बट नॉट गेट वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, लेकिन उसे एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम नहीं मिलता, उसे बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की क्या क्या सोर्स है, कहाँ से पता चलता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है घट रही है, तो उसके कुछ डेटाज हैं, वेबसाइट्स हैं, सुनो। रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेशनल इनकम निकालने का भी काम करती है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। ये तीन ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो ये बताते हैं कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट या एम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है। बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। हमारे यहाँ पर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो रूरल और अर्बन, मतलब गांव में पाई जाए तो रूरल है और शहरों में पाई जाए तो अर्बन है। अब जब गांव में पाई जाती है तो दो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, जिसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों मैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना। लेट सपोज कि मेरे दादाजी हैं और उनके 3 बच्चे हैं, तो क्या होगा, कल को उनकी डेथ के बाद वो जमीन किस में बटेगी, 3 लोगों में बटेगी, यानी उतनी ही जमीन जो पहले एक के पास थी अब वो 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। कल को उनकी डेथ के बाद जो उनके बच्चों को मिलेगी तो वो और भी ज़्यादा फर्दर डिवाइड हो जाएंगे। अब एक बात, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मान लो एक ऐसा परिवार है जिसमें कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, सब किसानी ही करते हैं। पहले एक खेत पे दादाजी काम करते थे तो 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करते थे, फिर दादाजी के बाद उनके 3 बच्चे उसी फील्ड पे काम करने लगे, यानी पहले लेबर फोर्स कितना था 1, अब दादाजी प्लस उनके 3 बच्चे 4 लोग मिलकर काम करते हैं तो भी प्रोड्यूस कितना होता है 1 लाख। अब उनके भी बच्चे के बच्चे काम कर रहे हैं तो भी कितना प्रोड्यूस हो रहा है 1 लाख। भाई खेत तो उतना ही उगा के देगा, चाहे 2 लेबर काम करे चाहे 10 लेबर काम करे। तो एक बात बताओ, जब 1 लेबर से भी उतना आउटपुट आ रहा है, 10 से भी उतना आउटपुट आ रहा है, तो 9 लेबर आपने एक्स्ट्रा क्यों लगाए हैं? इसका मतलब ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब तो आपको पता ही है कि सीजन के अकॉर्डिंग जब हमारा काम रुक जाता है, जैसे मान लो मेरा जो काम है वो जैकेट बेचने का है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी जैकेटें सर्दियों में बिकेंगी, गर्मियों में नहीं बिकेंगी। मेरा एसी का काम है रिपेयर करने का, तो ऐसे में मेरा काम सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में आएगा, सर्दियों में मुझे खाली बैठना पड़ेगा। ज़्यादातर ये गांव में पाई जाती है। गांव के अंदर जैसे सीजनल खेती की जाती है ना, तो सीजनल खेती में क्या होता है, जब ऑफ सीजन है तो खाली बैठा है किसान और ऑन सीजन है तो काम कर रहा है। तो ऐसे में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन कहाँ पाई जाती है? ग्रामीण इलाकों में पाई जाती है, मतलब रूरल में पाई जाती है। बात करते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। भाई साहब शहरों में तो दबा के अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। देखो कितने टाइप हैं। सबसे पहले है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल क्या है कि नई नई इंडस्ट्रीज खुलती रहती है, वो नया नया यंग ब्लड मांगती है, तो ऐसे में क्या होता है कि पुराने लोगों को फायर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है और ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दूसरा एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड। अब मान लो मैं अपनी ही बात कर लूँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो 12th पास भी नहीं हूँ तो मान लो मैंने जैसे आप BCom की, MCom की, फिर CA की, CFP किया, MBA भी किया MET से, अब इतनी सारी चीज़ें कर लिया, मैं मार्केट में जॉब के लिए आता हूँ, मुझे जॉब ही नहीं मिलती है, तो ऐसे में मैं क्या कहलाऊंगा? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाऊंगा। तीसरा है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कह लो या अनएम्प्लॉयमेंट कह लो, बात एक ही होती है। चौथा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे टेक्नोलॉजीज में चेंज आता है। मान लो मैं पुरानी टीवी सही करता था, बट आजकल नई LED LCD टीवी और एंड्रॉयड टीवी आ गई, वो सही करनी मुझे नहीं आती, तो ऐसे में मैं क्या हो जाऊंगा? अनएम्प्लॉयड हो जाऊंगा। यानी टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण मैं क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड हो गया। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। पांचवा होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो आपके दोगले दोस्त होते हैं ना, जो कहते हैं कि चल मैं तेरी जॉब लगवा दूं, तो अपनी पुरानी जॉब छोड़ मेरे पास आ जा। आप पुरानी जॉब छोड़ के आ जाते हो और फिर बोलते हो मुझे जॉब दे, वो कहता है दोस्त यार अभी तो 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा या 1-2 महीना वेट करना पड़ेगा। तो जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब के लिए स्विच करते हो तो आपको तुरंत जॉब नहीं मिलती, कुछ टाइम जो खाली बैठना पड़ता है, उसमें जो आप अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक होती है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, कि जब इकोनॉमी में डिप्रेशन और बूम का पीरियड चलता है तो अचानक से क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। अभी कोरोना वायरस के चलते क्या हुआ था कि एकदम से जो गुब्बारा है वो फूला और एकदम से फट गया, तो इसे बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में पाई जाती है। अब हम राइट साइड पर आते हैं दोस्तों, इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं कि कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इसको कैसे दूर किया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनो। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं? सबसे पहला स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इकोनॉमी का जो जैसी पॉपुलेशन है उस हिसाब से ग्रो अप नहीं करी है, और जब ग्रो अप नहीं करी इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही, प्रोड्यूस नहीं हो तो इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप होंगी, डेवलप नहीं हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसको तो हर जगह फिट कर सकते हो आप कि पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है। तीसरा है अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, जिससे आपके हमारे पॉपुलेशन और एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती आ रही है। चौथा है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। इसको तो
मुझे नंबर 1 पे लिखना चाहिए था कि एजुकेशन सिस्टम में इतना ज़्यादा डिफेक्ट है कि अगर यहाँ का बच्चा ग्रेजुएशन करके जॉब लेना चाहता है तो 10-12-15 हज़ार की जॉब मिलती है, लेकिन वहीं फॉरेन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 80-90 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग होती है एक बैचलर डिग्री की। यानी वहाँ पर ग्रेजुएट को एज अ प्रोफेशनल ट्रीट करते हैं, और हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल करने के बाद प्रोफेशनल ट्रीट नहीं किया जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा वीक है कि उसके लायक हमें अच्छा पैकेज मिलता ही नहीं। हाँ, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है, जो एक्सेप्शनल लोग होते हैं, सुंदर पिचौली जैसे गूगल आई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाते हैं, बट एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो ऐसा नहीं होता। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज अगर ग्रो अप करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बट ऐसा होता ही नहीं। इंडस्ट्रीज उतनी ग्रो अप ही नहीं कर पा रही है, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही है। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। अब भाई एक बात बताओ, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्लान है कि इन सबको रोजगार कहाँ से प्रोवाइड कराएंगे? हर साल लाखों ग्रेजुएट्स पास होकर निकलते हैं, क्या सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है? द आंसर इज नो। क्या गवर्नमेंट ने कभी कोई प्लानिंग की इनके बारे में? नहीं। गवर्नमेंट को तो भैया वोट बैंक की प्लानिंग करनी होती है, उसको क्या फर्क पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, उनके बच्चे तो फॉरेन में जाके सेट हो चुके हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो कोई प्रॉपर प्लानिंग होती ही नहीं है। इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, वही चीज़, लो कैपिटल फॉर्मेशन, जितना पैसा बनाना चाहिए उतना हम नहीं बना पा रहे। तो ये सारे कुछ रीजंस है जिनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब बात उठती है कि किस तरीके से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर 1, एस्केलरेशन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। भैया कुछ भी करके हमें गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, जिससे जीडीपी बढ़े, और जीडीपी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। नंबर 2, कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, जो हमसे होगा नहीं। मतलब पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर लें तो कहीं ना कहीं बच्चे कम पैदा होंगे तो जितने लोग हो रहे हैं उनको अच्छे से जॉब मिल पाएगी, दूसरों का हक नहीं मारेंगे। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार लाओगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। चौथा, इंकरेजमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, जिससे लोगों को अच्छी नॉलेज और अवेयरनेस फैले कि कहाँ वैकेंसीज हैं कहाँ नहीं है। इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गया, रोड आ गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारे हमें पार्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। दोस्तों अगर हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट ज़्यादा हो। डेवलपमेंट कौन करेगा? वर्कर लोग करेंगे जो काम कर रहे हैं, काम मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सातवां, मैन पावर प्लानिंग, वही चीज़ कि गवर्नमेंट को अच्छे से प्लान करना चाहिए, भाई जितने लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ा रहे हो नहीं बढ़ा रहे हो। आठवां है रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सेक्टर, ये फर्स्ट नंबर पे मुझे लिखना चाहिए था कि एजुकेशनल सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। कई सारी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि एक बच्चा जब पास आउट होकर निकले तो उसे जॉब लेने में दिक्कत ना हो। आप जानते हो इंजीनियरिंग में पहले वो आपसे वाइवा करवाते, पता नहीं कितनी उल्टी सीधी चीज़ें, लेकिन जब जॉब लेने की बात आती है तो इंटरव्यू की एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग होती हैं। तो भाई क्यों नहीं कॉलेज वाले उसी टाइम पढ़ाते जैसी जॉब में रिक्वायरमेंट होती है? क्यों नहीं पढ़ाते? फिर बच्चे को जॉब नहीं मिलती है, 20-25 लाख रुपए आईआईटी वगैरह में खर्च करके उसे जॉब नहीं मिल पाती है, जो कि बहुत गलत है। आज के में इंजीनियरिंग का तो बहुत ज़्यादा बेड़ा करके जैसे मैं सुनता हूँ। और 9th है क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनो, कुछ ऐसा करो, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा टैलेंट होगा जिससे आप खुद का कोई काम कर सकते हो। तो इस टाइप की अगर आपके अंदर है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम होगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये सारी हमारे पॉइंट्स हैं दोस्तों। इस वाली स्लाइड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी तो ये भी पूछ लेता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है, बट जनरली क्वेश्चन जो आते हैं वो 4 नंबर के कॉजेस और हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट से आते हैं। तो इस पर खासा आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से फिनिश होता है। दोस्तों जिस तरीके से हमने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, ठीक इसी तरह से हम अकाउंटेंसी भी पढ़ाते हैं, जो कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। क्लास 11th और क्लास 12 की कंप्लीट क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ईजी है। और अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।